जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम भाषा के कौशल पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम प्रमुख रूप से भाषाई जो कौशल है उनका विकास देख रहे हैं और उनके वर्तनी की अशुद्धियों के कारण, असुंदर लेखन के कारण क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। तो वर्तनी की अशुद्धियों के कारण हो सकते हैं कि वर्णों के मानक रूप का ज्ञान न हो। जब आपको पता नहीं होता है कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है, उसका सटीक ज्ञान नहीं होता है, तब आप वर्तनी से संबंधित अशुद्धि कर देते हैं। दूसरी चीज़, वर्णों को अनावश्यक रूप से आप संयुक्त करना। वर्ण हैं उनको आप जोड़ देते हैं अनावश्यक रूप से, ये भी आपके वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कारण बनता है। मात्राओं के प्रयोग संबंधी जानकारी का अभाव होता है। आप कभी ये भी सही मान रहे हो, ये भी सही मान रहे हो, ठीक है, तो क्या है, ये मात्रा संबंधी छोटी मोटी मात्रा होगी, इसकी आपको समझ में नहीं पड़ रही है कि क्या दिक्कत है, सहमी तो नाम है। लिपि का सही ज्ञान नहीं होने पर वर्तनी संबंधी आप दोस्तों करते ही हैं। उच्चारण की शुद्धता और एक रूपता का अभाव होता है। जब आप उच्चारण शुद्ध नहीं करोगे तो लिखोगे कैसे, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि आएगी। व्याकरणिक रूप से आपके अनभिज्ञता या व्याकरण का कम ज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में भी आप गलती करेंगे, क्योंकि व्याकरणिक कोटियों पर ही आपके शुद्धि आती है हर चीज़ में। और जब आप व्याकरण के दृष्टिकोण से आपको पता नहीं है तो आप गलती करेंगे ही करेंगे। लेखन में असावधानी, आनंद फानंद में लिख रहे हैं, सावधानी नहीं रख रहे हैं, तो लिखने में आपकी त्रुटि होनी बहुत ही कॉमन सी बात हो जाती है। लेखन अभ्यास की न्यूनता, आपके लिखने की अभ्यास कम है, और जब अभ्यास कम होता है तो आप गलतियां करते हैं। चाहे आप मोटरसाइकिल को ले लीजिए, आपको चलानी कम आती है, बाजार में जाओगे तो आप 100% ठोकने के प्रयास मतलब फिराक में रहेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के उपाय और सुंदर लेखन के उपाय। वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां है उसके निराकरण के उपाय और सुंदर लेखन के उपाय देखते हैं। तो लिपि का सही ज्ञान कराना चाहिए बच्चों को। जब आप लिपि का सही ज्ञान करा देंगे तब यह संभावना रहेगी कि अब वो गलतियां नहीं करे, क्योंकि उनको सही लिपियों का पता है, वो सही लिपि लिखेंगे तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं होगी। उच्चारण की शुद्धता और एक रूपता होनी चाहिए बच्चों में। अगर आपके उच्चारण आपने सही करवा दिया तो जब उच्चारण ही सही करवा देंगे तो आधे से ज़्यादा आपका काम हो जाएगा, तो बच्चे सही लिखेंगे। व्याकरणिकता का पर्याप्त ज्ञान करा दीजिए। लेखन में सावधानी रखने को चाहिए। समय समय पर सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि बच्चे सीरियस हो कि लेखन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतने के लिए शुद्ध लिखे। इस प्रकार से उसकी भावनाएं प्रवर्तित होगी और बलिष्ठ होगी, तो वो लेखन संबंधी जो त्रुटियां है वो कम होगी। लेखन की अवस्था देखें, 4 अवस्थाएं बांटी गई है: प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्राथमिक अवस्था लिखने के लिए तैयार करना होना, लिखने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। दूसरी, वर्णों की रचना सीखना, पहले लिखने के लिए तैयार होना, मेंटली तैयार होना जरूरी है। आपके कलाई वाले हाथ गुम सही रहा है, ठीक है, अंगुलियों पे आपकी सही पकड़ हो गई है पेंसिल पे, तो लिखने के लिए तैयार। फिर वर्णों की रचना सीखना, फिर आपका ख आ सीखिए, और उसके बाद शब्दों और वाक्यों की रचना सीखेंगे। फिर क से कमल लिखना सीखेंगे, कमल आया, मैं गया, ठीक है। फिर लेखन का अभ्यास करना, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो लिखने के लिए तैयार होना, वर्णों का ज्ञान होना, फिर वर्णों से ज्ञान होने के बाद शब्दों और वाक्यों का ज्ञान होना, फिर अभ्यास होना। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, किसके, लेखन की अवस्थाएं होती हैं। लेखन की सोपान देखें, तो पहले तथ्यों का संग्रहण या संकलन करेंगे। क्या लिखना है वो जब तक आप संग्रहण या संकलन नहीं करेंगे तथ्यों का, तो आपको क्या पता होगा कि क्या लिखना है। उसके बाद व्यवस्थापन या व्यवस्थीकरण करना है कि कैसे, कहाँ तक पहुँचना है, क्या लिखना है। व्यवस्थापन, प्रारूप निर्माण या रूपरेखा निर्माण करना है। फिर संपादन या लेखन का काम करना है, और उसके बाद में आप पुनरावृत्ति करेंगे या पुनर्दर्शन दोबारा देखेंगे, ठीक है।
तथ्यों का संग्रहण, संकलन, व्यवस्थापन या व्यवस्थीकरण, प्रारूप का निर्माण या रूपरेखा निर्माण, संपादन या लेखन, पुनरावृत्ति या पुनरादर्शन। लेखन के प्रकार देखो, सुलेख हैं, श्रुतलेख हैं, प्रतिलेख हैं, अनुलेख हैं। ध्यान से समझना इन चारों को। लेखन के ये प्रकार है। सुलेख होता है सुंदर लेख, उसे ही सुलेख कहेंगे। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में आपके विशेष स्थान है। सुलेख के लिए श्रुतलेख, प्रतिलेख, अनुलेख सभी आपके श्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है। सुलेख मतलब अच्छा लिखना। आगे बढ़े, अनुलेख की बात करें तो किसी आदर्श लिखाई है का वैसा अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। छात्र शिक्षक की आदर्श लेख का आपके बिल्कुल वैसा का वैसा अनुकरण करते हैं। ठीक है। वो लिख देता है, मेरा भारत महान है। फिर बच्चे नीचे नीचे ऐसे देख के क्या लिखते हैं, तो आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण करना। अब आदर्श लिखाई कौन करेगा? शिक्षक करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अनुलेख या अनुलिपि करना। श्रुत लेख क्या है? सुनकर, देखो सुनी हुई ध्वनि को लेख आप करना। ये छात्रों को श्रवण एवं लेखन के संबंध में स्थापित करती है। अनुलेख में छात्र के सामने मुद्रित वर्ण होते हैं, परंतु श्रुत लेख में आपके इस नमूने का अभाव होता है। इसमें छात्रों को अक्षर विन्यास का प्रशिक्षण मिलता है। यहाँ पर लिखी हुई चीज नहीं मिलती, यहाँ पर सिर्फ सुनकर आपके अक्षर विन्यासों का संग्रहण करके लिखना पड़ता है। श्रुत लेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का है। सुंदरता इतनी जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी आई, आपने जो लिख रहे हैं वो सही लिखे। श्रुत लेख लेखन की गति में वृद्धि करता है, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करता है। प्रतिलेख के बारे में बात करें, इसमें किसी छपी हुई जो पुस्तक होती है, पुस्तक को देख देख कर लिखी जाती है। आदर्श लेखन को देख देख कर लिखा जा रहा है तो वो अनुकरण हो गया या अनुलेख हो गया। प्रतिलेख या पुस्तक में देख देख कर वैसे के वैसे लिखना। छात्र स्वयं की रुचि या मानसिक स्तर के अनुसार लिखते हैं, इसलिए किसी भी आकार के अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए लेखन शिक्षण की विधियां देख रहे हैं। सबसे पहले खंडशः लेखन विधि। इस विधि में जिस वर्ण को लिखना सिखाना होता है उसे आपके खंडों या अवयवों में बांटा जाता है। उन्हें क्रमशः विकसित करके संपूर्ण वर्ण का रूप सिखाया जाता है। तो खंडशः में पहले आपके ऐसे, फिर ऐसे करके इन्हें ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो ये खंडशः विधि होगी। मोंटेसरी, इस विधि में सर्वप्रथम बच्चे को एक लकड़ी या गत्ते आदि से बने वर्ण दिए जाते हैं और छात्रों को उन पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। उंगली फेरने के अभ्यास के बाद छात्र उन पे वर्णों के बीच पेंसिल जलाने को कहते हैं और उनको कहा जाता है जब बच्चों की उंगलियां सज जाती है तो उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने को लिए कहा जाता है। विधि सरल वर्णों को पहले और कठिन वर्णों को बाद सिखाते हैं। यह विधि स्वयं करके सीखने, खेल खेल में सीखने शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये मनोवैज्ञानिक है पूर्ण रूप से। अनुकरण विधि दो भेद आपके उपभेदों में है। एक रूपरेखा विधि, एक है स्वतंत्र अनुकरण विधि। देखिएगा रूपरेखा में देखिए अक्षर स्वरूप रूपांतरण विधि भी कहा जा सकता है। विधि के अंतर्गत छात्र के समक्ष अक्षर के स्वरूप के अनुसार कुछ बिंदुएं अंकित की जाती है। जैसे कि ऐसे करके आपके लिख दिया, ऐसे ऐसे। ठीक है। तत्पश्चात छात्र उन्हीं बिंदुओं से अपने जोड़ते हुए लेखन का कार्य करता है। ठीक है। तो इनको सबको जोड़ेगा, जोड़ता जोड़ता आपने क्या है लिखेगा। विधि आपके पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बच्चों के लिए अब यही उपयोगी ऑब्वियसली बात है। वर्तमान समय में प्रचलित पूर्व प्राथमिक कक्षा की पुस्तकों में लेखन शिक्षण के लिए इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता गया है। विधि भी आपके स्वयं करके सीखने का शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। स्वतंत्रता में देखिए कैसे होगा। इसके अंतर्गत अध्यापक के द्वारा आपके कास्ट फलक या स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका में लिखे गए अक्षरों को देखकर अनुकरण करते हुए आपके छात्र उनके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं। उसे प्राय क्या कहते हैं? स्वतंत्रता अनुकरण विधि कहते हैं। तो पहले लिख दी एक बात, उसके अंदर आप देख देख के लिख रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ऐसे गोटा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बात ही है। श्रुत लेख उच्चारित किए गए जो शब्द है सुनकर लेखन का अभ्यास करता है, श्रुत लेख है। अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि शब्दों का मध्यम गति से वाचन करें
अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य छात्रों को पाठ्य पुस्तक में ही होना चाहिए, ताकि बच्चे के वो वर्ड बोले तो ऐसे जान पहचान के होने चाहिए। अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य पाठ्य पुस्तक में विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक विराम चिन्हों को न बोले, ऐसे न बोले राम अविराम चल लगाओ, तो विराम चिन्ह वो ऑटोमेटिक लगा लेंगे। छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करें। इस विधि के द्वारा छात्रों के सुनना और लिखना कौशल में विकसित होते हैं। सुनना है, लिखना है, दोनों कौशल विकसित हो रहे हैं। उद्देश्य क्या है? छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति वर्धित करना, एकाग्रचित्ता आपके विकास करना, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। यह सब शुद्ध लेख के आपके विशेषताओं में स्पष्ट वैसे भी बताई है। पेस्टोलॉजी विधि या रचनात्मक विधि देखें तो इस विधि में आपकी लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्णों को टुकड़ों में संकलित किया जाता है। ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। छात्र किसी वर्ण को देखकर टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें जोड़कर वैसा वैसा पूर्ण करता है, वर्ण बनाने का प्रयास करता है। और इस विधि को विभिन्न टुकड़ों को मिलाकर धीरे धीरे सभी वर्णों को बनाया जाता है। इस विधि को सरल वर्णों को पहले, कठिन वर्णों को बाद में, वर्णों के छोटे छोटे आपके खंड करके खंडों का योगफल करना पेस्टोलॉजी कहलाता है। तो खंड होता है, एक यहाँ से ये लेके आए, यहाँ से ये लेके आए, बना दिया का, तो ये पेस्टोलॉजी। अनुलेखन विधि, इस विधि के अनुसार शामपट पर पूरा वर्ण लिख दिया जाता है, विद्यार्थी उसे देखकर स्वयं लिखता है। यदि लेखन आरंभ किया गया, आपके आरंभ की तैयारी यथेष्ट की गई हो, तो विद्यार्थी आपके थोड़े प्रयत्न के बाद इस विधि से सीखने लिखना सीख जाता है। इस विधि के द्वारा क वर्ण व व वर्ण आदि के वर्ण क्रम अनुसार लिखना सिखाए जाते हैं। इस विधि में क्या है? क वर्ण व वर्ण आदि क्रम अनुसार लिखना सिखाए जाते हैं। जैक्टोक विधि, अदृष्ट लेखन विधि। इस विधि में आपके देखे छात्र अध्यापक के द्वारा शामपट पर लिखे गए शब्दों को देखकर लिखने का अभ्यास करता है और अपनी पाठ्य पुस्तक में देखकर लिखने का अभ्यास करता है। यह विधि स्वयं करके सीखने में शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो जैक्टोक विधि या दृष्ट लेखन क्या है? देख कर लिखना प्राथमिक स्तर पर लिखने के लिए श्रेष्ठ विधि है। कौन सी? जैक्टोक। इस विधि के बच्चों के सामने पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। बालक अनुकरण करते हुए वाक्य के एक शब्द को लिखते हैं। पूरे वाक्य को लिखकर उसे वाक्य के मूल रूप से मिलाया जाता है। इसमें शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। अंत में शिक्षक छात्रों की स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे हैं, उनके सामने पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। अनुकरण करते समय वाक्य एक एक शब्द को लिखते हैं। पूरे वाक्य को लिखकर आपकी क्या है, वाक्य में मूल रूप से मिलाया जाता है और उसकी शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है ना। तुलना विधि, यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई ऐसा विद्यार्थी प्रवेश पाता है जिसने गुरुमुखी, बंगला, गुजराती आदि के माध्यम से लिखना सीखा है, तो पूर्व विज्ञान का लाभ देवनागरी लिपि शिक्षण में उठाया जा सकता है। ऐसा करने में ऐसे वर्णों को तुलनात्मक तालिका बनाई जाती है हिंदी भाषा के वर्णों से मिलते जुलते हो। ऐसा करने से इस विद्यार्थी को क्या लक्ष्य भाषा सीखने में आसानी होगी। तो ये तुलना विधि अपनी, तुलना करके दूसरी भाषा जो भी इसने सीखी है उसे तुलना करके हमारी तो भाषा है उसको आसानी से सिखाया जा सके। पाठ्य सहगामी क्रिया, भाषाई दक्षता के विकास हेतु भाषा कौशल के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रिया का आयोजन भी किया जाना चाहिए। इनकी अलग जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, साथ में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करनी चाहिए। हिंदी शिक्षण के रोचक और सुग्राह्य आकर्षक बनाने के लिए दृश्य सर्वे जो साधन है उनके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पहले इन्हें शिक्षा में आपके पाठ्येतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि महत्व देख लिया है इनका कि बहुत ज़रूरी चीज़ें ये सब पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग आपके समझ लिया गया है। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं को आपके करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम से पुकारा जाने लगा है। इन क्रियाओं के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट इन दिस ऑल ऑफ के एक्टिविटीज़। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि ये क्रिया बालकों को अपने व्यक्तिगत आपके गुणों, क्षमता और आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व है, शारीरिक विकास में सहायक हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, नैतिक गुणों का विकास करने में,
नागरिकता का प्रशिक्षण करने में, रुचियों का विकास करने में, अवकाश सेशनों का उपयोग करने में, आपके अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। सारी चीज़ें से शारीरिक विकास हो रहा है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि उसे क्या चीज़ कमी पैसे लग रही है वो आप ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ों का इस्तेमाल करके उस पर सुधार कर सकते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि सामाजिक एक्टिविटीज़ बनाकर समाज की आवश्यकता को पूरा करो। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता उसी हिसाब से कर लो, नैतिक गुणों का विकास कर लो, नागरिकता का प्रशिक्षण दे दो, भले रुचियों का विकास कर लो, अवकाश के गुणों जो क्षण है उसका सदुपयोग करो, अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो जाएगा। संस्कृत आपके शिक्षण से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य, छात्रों में शब्द आपके भंडार का विकास करना है, कल्पना, तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास करना है, हिंदी साहित्य के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करना है, छात्रों में काव्य प्रेम की भावना जागृत करना है, अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक और लिखित विकास करना है, सृजनात्मक शक्ति का उन्मुक्त करना है, आत्मविश्वास उत्पन्न करना है, शुद्ध आपके उच्चारण है इसके प्रति सजग करना है, अवकाश के क्षणों को सृजनात्मक ढंग से आपके उपयोग करना है, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन करना है। थ्योरिकल चीज़ें हैं उसमें आपके क्या है व्यवहार में उपयोग कर सके। आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना, स्वयं सुधार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को संग्रह करने की प्रवृत्ति को रचनात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन की आपकी ओर निर्देशित करना चाहिए। सभा के संचालन का अवसर प्रदान कर नेतृत्व की क्षमता और उत्तरदायित्व की आपकी भावना का विकास करना चाहिए। विद्यालय में आयोजित किए जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं को मोटे तौर पर कुछ बिंदुओं में आप बांट सकते हैं। शारीरिक गतिविधियाँ हो गई, सामाजिक गतिविधियाँ हो गई, साहित्यिक गतिविधियाँ हो गई, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो गई। हिंदी शिक्षण अपने विषय को रोचक बनाने और हिंदी साहित्य के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न करने के लिए 2 गतिविधियों को प्रयोग में ला सकता है। हिंदी शिक्षण से संबंधित आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं, हिंदी शिक्षण में संबंधित आपकी सहगामी क्रियाएं हैं। एक साहित्यिक गतिविधियाँ हो गई और एक आपकी हो गई सांस्कृतिक गतिविधियाँ। ठीक है, तो साहित्यिक गतिविधियों में हो गया आपके कौन कौन सा, साहित्यिक में हो गया आपके वाद विवाद, हाँ भाषण हो गया जिसमें जयंतियाँ हो गई, विद्वानों का व्याख्यान हो गया, सॉरी जिसमें आपकी क्या हो गया विद्वानों का व्याख्यान, और छात्रों द्वारा जिसमें पूर्व निर्धारित आपके विषय हो गया, तत्स्थलीय आपके भाषण हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, कविता पाठ हो गया, कथा कथन हो गया, कथा लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, विचार गोष्ठी हो गया। ठीक है, हिंदी आपके साहित्य संबंधी खेल हो गए जिसमें आपके प्रश्नोत्तरी है, अंत्याक्षरी हैं, सुभाषित प्रतियोगिता है, समस्या पूर्ति है, आपकी पहेलियाँ हैं, विनोद कणिका है, खेल शब्द खेल है। ये सारे किस्में आ जाएंगे, आपके साहित्यिक गतिविधियाँ आ जाएगी। सांस्कृतिक गतिविधियों में देखें तो नाट्य अभिनय हो गया, एकांकी आपके नाटक हो गया, हिंदी के दिवस हो गए, काव्य गान हो गया आपका। ठीक है, और हिंदी दिवस पर आयोजन हो गए, कवियों की जयंती हो गई। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया है कवियों की जयंतियाँ। ठीक है, हिंदी के आपके दुर्लभ ग्रंथ है, पांडुलिपियों का क्या है प्रदर्शन हो गया। ये सारी सांस्कृतिक गतिविधि हो गई। तो इस प्रकार से ये गतिविधियाँ रहेगी आपके हिंदी शिक्षण से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, सब चीज़ें आपको पता ही होगा क्या चीज़ें हैं, समझने लायक तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। ओके, तो ये हमारे जो भाषा के कौशल हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली कक्षा में हम शिक्षण विद्या देखेंगे। ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।